नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चर्चा विद मुकेश में। और दोस्तों, मैं हूं मुकेश चतुर्वेदी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर और उसका विश्लेषण करेंगे कि 8 साल के अंदर में क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, सरकार कैसी चली है, इन सब बातों के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम पृष्ठभूमि इसको अपन शुरू करें, इससे पहले अपन इस चुनाव की पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। मोदी सरकार बनी है, 2014 में बनी है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये क्या पृष्ठभूमि थी, किस कारण से ये सरकार बदली और मोदी सरकार आई, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 2004 से पहले भी एनडीए की सरकार थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद 2004 में चुनाव हुए, अटल जी की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी को कुल 155 सीट मिली, 138 सीट मिली और कांग्रेस को मिली 155 सीट। त्रिशंकु लोकसभा थी। चुनाव के बाद में एक गठबंधन बना, यूपीए, और उस प्रोग्रेसिव अलायंस में कई सारे उनके सहयोगी दल जुड़े और एक यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। जब बनने लगी तो कांग्रेस ने अपना नेता चुना श्रीमती सोनिया गांधी को, अर्थात उनको अपना प्राइम मिनिस्टर का घोषित किया। लेकिन पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों तरफ से विरोध चालू हुआ। जब ऐसा लगा कि ये कुछ मसला फंस सकता है, तो सोनिया जी ने अचानक घोषणा की कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती, और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जैसा आप सभी जानते हैं, इस देश के बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे, गवर्नर रहे, कई सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उनके आर्थिक सलाहकार रहे। और 1991 की पीवी नरसिम्हा राव सरकार की कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, उसके वित्त मंत्री रहे। दोस्तों, आज की जो हम ये जो खुली हुई अर्थव्यवस्था अपन देख रहे हैं भारत की, इसके आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, पहला कार्यकाल अच्छे से कटा। जो दोबारा चुनाव हुए 2009 में, तो फिर से यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी फिर से प्रधानमंत्री बने। और जो दूसरा कार्यकाल था दोस्तों, वो काफ़ी, मतलब कहना चाहिए, कंट्रोवर्शियल कार्यकाल रहा उनका। बहुत सारे उनके साथ में कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही, बहुत सारे एलिगेशंस लगे। इनमें अपन चर्चा करें तो घोटाले बहुत हुए, भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप थे, आतंकवाद अपने चरम पर था। कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहाँ पे बम विस्फोट की सूचना ना मिले, और कोई भी शहर सुरक्षित नहीं रहता। जहाँ सुनने को मिल जाए कब आज कहाँ बम विस्फोट हो जाएगा, किसी की कोई गारंटी नहीं थी। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं कि जिस समय में थी उससे पहले नहीं थी, उससे पहले भी थी, लेकिन इन दिनों में आकर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। कश्मीर के हालात बहुत ख़राब थे। इन सब घटनाक्रमों को लेकर अब घोटालों की चर्चा करें तो मेरे को लगता है बहुत लंबी फॉरेस्ट हो जाएगी। खनन का घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सेना का घोटाला, बहुत सारे घोटाले थे। घोटालों की तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। जो इन पर जो थे उस समय के कुछ मंत्री जेल में भी गए। तो ये सब चीज़ जब घटनाएं हुई, और उसके बाद में क्या हुआ कि अन्ना हजारे ने 2012 में एक आंदोलन किया लोकपाल को लेकर, लोकपाल लाओ। मुख्य जो आंदोलन था वो भ्रष्टाचार को लेकर बाबा रामदेव ने भी किया। तो कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल जो था वो सरकार के खिलाफ बन गया। इस बीच में क्या हुआ, चुनाव होना था 2014 में, तो उससे पहले 2013 में भारतीय जनता पार्टी का एक अधिवेशन गोवा में हुआ, और ये था सितंबर 2013 में। और उसमें उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह जी, जो आज के रक्षा मंत्री हैं, वो उस समय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने ये घोषणा की कि हम भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, अर्थात वो हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे।
जैसा कि आप सब जानते हैं, उस समय तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनका बड़ा अच्छा लंबा कार्यकाल रहा था। कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी, पर वो कुल मिलाकर एक उनका गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा कार्यकाल रहा था और उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया। चुनाव हुए, बहुत अच्छे से लड़े गए और जनता का भरपूर समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की एनडीए की सरकार बनी। जैसा कि पहले ऐसे अनाउंस था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, ये तो हुआ कैसे बना और कब बनी ये सरकार। अब अपन इसके विश्लेषण करने को जाए। विश्लेषण करने के लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं, बहुत लंबा विषय है। मैं संक्षिप्त में कोशिश करता हूँ कि इसको आपको समझने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी आतंकवाद की, जैसा अपन ने चर्चा की, भ्रष्टाचार की, और इस सब के साथ में पिछली गवर्नमेंट में एक और समस्या और थी, वो थी पॉलिसी पैरालिसिस की। मतलब कोई सरकार कोई नीति बना नहीं पा रही थी, सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती थी, निर्णय लेने में बहुत लेट लतीफ़ी थी। जैसे सेना को साजो सामान की ज़रूरत है, मिल नहीं पाता था। सरकारें कहती थी पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते, पैसों की समस्या थी। रक्षा मंत्री बजट का रोना रोते थे। कुल मिलाकर समस्याएं बहुत थी और एक नकारात्मक माहौल यूपीए सरकार के खिलाफ बना था। तब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो हुआ वो ये हुआ था कि जो पॉलिसी पैरालिसिस की जो समस्या थी वो दूर हुई। सरकार ने बहुत तेज़ी से निर्णय करना चालू किया, जनहितैषी निर्णय करना चालू किया। दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार जो यूपीए गवर्नमेंट का मुख्य वो था, तो चूँकि शुरुआत थी तो उस समय तो क्या, बल्कि 8 साल के बाद में एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो नरेंद्र मोदी सरकार की मानी जा सकती है वो ये है कि 8 साल के अंदर में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी अधिकारी के ऊपर अभी तक तो नहीं लगा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, उस समय आतंकवाद बहुत चरम पर था। आतंकवाद, बम विस्फोट बहुत होते थे। आज की स्थिति में एक भी आतंकवादी घटनाओं की सूचना, ऐसा नहीं है कि उस बीच में मतलब घटनाएं हुई नहीं है, हुई है, कुछ बड़ी भी घटनाएं हुई हैं। कुल मिला के वो जो है वो शांतिपूर्वक जीवन चल रहा है और वो जो घटनाएं थी उनको रोक दिया गया, उन पर काबू पा लिया गया। अब समझिए कि 733 जिले हमारे हिंदुस्तान में हैं, उनमें से आज की स्थिति में 2 या 3 जिले कश्मीर के, वो भी दक्षिण कश्मीर के माने, उनमें आतंकवाद की छुटमुट घटनाएं होती हैं। और जो अच्छी चीज़ क्या है कि जो आतंकवादी कोई घटना करता है उसके 2 या 3 दिन के अंदर में वो इस दुनिया को छोड़ जाता है। मतलब इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है और प्रतिक्रिया इतनी तेज़ है, पहले तो होने ही नहीं देना और हो गई तो उसको छोड़ना नहीं है। तो ये जो नीति रही है उससे उनको ये हुआ कि अब देश में अमन चैन है। 2-3 घटनाएं बहुत बड़ी हुई हैं, पुलवामा की हुई है, उरी की हुई है, पठानकोट की हुई है। इनमें आतंकवादी आक्रमण हुए हैं, लेकिन उनके जवाब भी दिए गए। पहले क्या होता था कि चुनाव जो ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती थी, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, चाहे वो अक्षरधाम का हमला हो, अहमदाबाद में हो, बनारस में हो, कहीं पे आतंकवादी हमले हुए हों, और तो और बम्बई का सबसे बड़ा जो आतंकवादी हमला था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, पुलिस के बड़े अधिकारी मारे गए थे, इन सब के बाद में भी कुछ कठोर कार्रवाई तो होना छोड़ दीजिए, जबकि ये मालूम था कि सारा ये पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है। केवल हमने निंदा करके और छोड़ दिया, कोई कुछ कर नहीं पाया। शायद वोट बैंक की राजनीति थी कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक ना खिसक जाए, जो भी कुछ कारण रहे, हुआ कुछ नहीं था। नतीजा अभी क्या हुआ कि वो सब चीज़ें, एक तो आतंकवाद रुका, बम विस्फोट जैसी घटनाएं तो होना बंद ही हो गई, आतंकवाद समाप्त लगभग हो गया, और जो पाकिस्तान के कारण आतंकवाद हमारे देश में आता था उसको वहीं के वहीं रोक दिया गया। ऐसा नहीं कि 100% रुक गया, लेकिन काफ़ी कुछ रुक गया है। क्यों रुक गया कि उरी का अटैक हुआ हो, पुलवामा का अटैक हुआ हो या पठानकोट का अटैक हुआ हो, उसके बाद चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उनके देश में घुसकर मारने की बात हो या एयर स्ट्राइक के रूप में आतंकवादी कैंप खत्म करने की बात हो, दोनों घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ये संदेश दिया है कि अब ये पुराना भारत नहीं है, अब ये जवाब देने वाला भारत है।
और इतनी सब घटनाएं हुई। दोस्तों ज़्यादा दूर न जाएं, अभी एक कहा जाता है कि एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान के क्षेत्र में चली गई थी। मिसाइलें कभी दोस्तों गलती से नहीं जाती, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं। गई तो थी, एयर डिफेंस सिस्टम को उनके को ब्रेक तो किया था। अब वो क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ये तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट जाने जिन्होंने ये किया था। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि गलती से तो नहीं गई थी। लेकिन उसकी हल्ला हो हल्ला कहीं आपने सुना? छोटा मोटा हल्ला खत्म हो गया। दोस्तों इतनी सारी घटनाएं हुई, कश्मीर की घटना हुई, 370 खत्म हुई, 35 खत्म हुई, आतंकवाद खत्म हो गया, वहाँ के जो लोग आतंकवादियों को पोषित करते थे वो सब जेल में हो गए, सब घटनाएं हुई, खूब वो अल्लाह मचाने की कोशिश हुई। आपने देखा होगा 56-57 इस्लामिक देश हैं, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई भारत के खिलाफ। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यों का एक परिणाम है। आज की तारीख तक कोई भी इस्लामिक देश भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होता। सबके साथ उनके दोस्ताना संबंध है, कुछ स्ट्रेटेजिक हैं, कुछ दोस्ताना है, कुल मिलाकर संबंध अच्छे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपन संबंधों की बात करें तो आपको दोस्तों याद होगा, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बहुत बार अमेरिका जाने के लिए कि अपने अलग अलग कार्यक्रमों में वीज़ा की मांग की। नतीजा क्या हुआ? एक भी बार वीज़ा नहीं मिला। बराक ओबामा उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इस 8 साल के दौरान दोस्तों हम लोगों ने 3 अमेरिकी राष्ट्रपति देखे हैं, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन अभी। तो दोस्तों जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो कई बार वीज़ा रद्द हुआ। अब कहा जाता है कि केंद्र सरकार उस समय की थी, उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। जो भी कुछ कारण रहा हो, अमेरिकी सरकार ने वीज़ा नहीं दिया, तो संबंध तो खराब होने चाहिए थे। नतीजा क्या हुआ? जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला स्वागत अमेरिका ने किया और उनको अपनी तरफ से आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे देश में। और जब वो गए तो उनके लिए बहुत बढ़िया रेड कारपेट बिछाया गया, उनका बहुत अच्छा वेलकम किया गया। ये कैसे हुआ और पहले क्या हुआ था और अचानक से क्या हो गया? ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, उसके बाद के 2 राष्ट्रपति आपने देखे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी है, या जो बाइडेन के साथ। ये तो अभी के एक सम्मेलन के दौरान हुई, जो मीडिया में बहुत सारी छाई रही है, वो क्लिप, वीडियो क्लिप, उसके जरिए देखा ही होगा। आज की तारीख में भारत का सम्मान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। दोस्तों एक छोटी सी घटना से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि की और भारत के स्थान की मैं आपसे विवेचना आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। दोस्तों अभी हाल ही में रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ, आपने सबने देखा। जिस दिन युद्ध हुआ, मेरा जो सीना था उस समय गर्व से चौड़ा हो गया जब मैंने 2 स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के 2 मिनिस्टरों के देखे। यूक्रेन के विदेश मंत्री का पहला स्टेटमेंट आया युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद। यूक्रेन के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि भारत चाहे तो हमारी मदद कर सकता है, इस युद्ध को रोक सकता है, युद्ध को शुरू होने से समय ही रोका जा सकता है, केवल एक देश है जो भारत कर सकता है। ये कौन कह रहा है? यूक्रेन के विदेश मंत्री, जो वो यूक्रेन जिसने पिछले लगातार सभी सालों में जितनी बार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सहयोग की जरूरत पड़ी, इन्होंने कभी भी नहीं किया, हमेशा विरोध किया। दूसरा, ब्रिटिश विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करते हैं, और वो भी किस लिए? रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में, और निवेदन करते हैं कि आपको बीच में मोदी जी को बोलना चाहिए और इसको अगर विश्व में कोई नेता रोक सकता है इस युद्ध को, तो नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। ये विश्व के सभी बाद में बहुत सारे लोगों ने किया। 2 बड़े ध्रुव, एक तो यूक्रेन का विदेश मंत्री खुद बोल रहे हैं और ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोल रहे हैं पहले ही दिन। ये अपने आप में घटना बहुत कुछ कहती है। तो दोस्तों अपन यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद में क्या हुआ है दोस्तों, इस जो बीच के आपने देखा, पाकिस्तान का सिर बहुत उठा था, फिर क्या हुआ, चीन ने भी सिर उठाना चालू किया। जैसी उनकी कॉलोनाइजिंग की पॉलिसी है, अतिक्रमण की पॉलिसी है, उसको करने की कोशिश की।
हमारे पास्ट में ऐसा हमारे होता रहा होगा कि चीन ने कोई हरकत की और हम लोग शांति से जवाब दे नहीं पाए और चुप होकर बैठ गए। अति का अगर ज़मीन कब्जा कर ली, कोई बात नहीं, कर ली, वो तो उपजाऊ नहीं है कह के छोड़ दिया। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। नतीजा क्या हुआ? न केवल चीन सरकार, चीन की सेना कप आ गई, तो ये भी हुआ। दूसरी चीज़, सेना का मॉडर्नाइजेशन हुआ, सेना का मनोबल बढ़ाया गया, उनको विमान दिए गए, उनको हथियार दिए गए, उनको किट्स दी गई, उनको जूते दिए गए, उनको वार इक्विपमेंट्स दिए गए, लड़ने के सारे साजो सामान। जो पहले ये कहा जाता था कि हमारे पास धन की कमी है, कोई धन की कमी नहीं हुई और सारी चीज़ें दी गई। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट तो हुआ ना, अच्छे से हुआ, तभी तो ये सब चीज़ें हो पाई। तीसरी चीज़, अगली चीज़ अपन देखें दोस्तों, कोरोना, 2 साल का कोरोना का पीरियड निकला, वैश्विक महामारी थी, सारे देश परेशान हो गए, कई सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। हमारे देश में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विश्लेषक थे, उनका सबका कहना यह था कि जब ये कोरोना महामारी अगर भारत पहुंच गई तो इनको कंट्रोल करना भारत जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, हमने सब ने देखा कि किस तरह से मैनेजमेंट हुआ और हम सब लोग सुरक्षित हैं। विश्व के हिसाब से अगर देखा जाए, सारे डेवलप्ड देशों के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे यहाँ का नुकसान बहुत कम है। ये तो उपलब्धि माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो अपन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो देखा, और कोरोना महामारी के पीरियड में देखा। जब कोरोना महामारी में दोस्तों एक और चीज़ अच्छी हुई, जब सारे विश्व के सारे देश ये इन सब उधेड़-बुन में लगे थे कि ये कैसे बनेगा, क्या चीज़ कैसे होगा, कैसे कंट्रोल होगा, सारी चीज़ें होंगी। आप तो जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में सैनिटाइजर तो छोड़ दीजिए, मास्क तक उपलब्ध नहीं थे, चीज़ जैसी चीज़ों की सुनाई नहीं था कभी। लेकिन उसी पीरियड में, बहुत कम टाइम में, मास्क भी बने, सैनिटाइज़र भी बना, नॉट ओनली बने, सप्लाई भी हुए, एक्सपोर्ट हुए। ये उपलब्धि है। और तो और दोस्तों, 2 कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में डेवलप हुई, जिसने पूरे विश्व के बहुत सारे देशों को इस कोरोना महामारी से उबरने में मदद की, बचाव में मदद की। तो दोस्तों, ये तो चूँकि आप जानते हैं दोस्तों, मोदी इस सरकार के कार्यकाल को करने बैठेंगे तो ये एक दो वीडियो तो बहुत कम पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। दोस्तों, आज इस वार्ता को इस चर्चा को अपन यहीं पर विराम दे रहे हैं। इसके आगे की जो एनालिसिस है वो अपन इसके अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है दोस्तों, अभी तक की आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। आपको मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।